हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। स्टडी IQ-IAS हिंदी और आज हम शुरू करेंगे अपने छठे क्वेश्चन को। प्रश्न उत्तर सीरीज का हमारा 6th क्वेश्चन होगा। कल मैंने आप लोगों को जो 5th क्वेश्चन कराया था वो भारतीय संविधान की मूल ढांचे के ऊपर कराया था। आज 2nd क्वेश्चन भी हम उसी से रिलेटेड करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे ताकि क्वेश्चन की डिमांड समझ में आए। और याद रखिएगा, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से समझ लिए और मूल ढांचे की संकल्पना के बारे में आपको ज्ञान है तो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन दे, आपका ये टॉपिक 100% कंप्लीट होता है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, चर्चा करें कि भारतीय संविधान में स्पष्ट वर्णित नहीं होने के बावजूद, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, चर्चा करें कि भारतीय संविधान में स्पष्ट वर्णित नहीं होने के बावजूद किस प्रकार मूल ढांचे की अवधारणा एक भारतीय न्यायिक नवोन्मेष है। मतलब पहला पार्ट क्या हुआ, यानी आपको अपनी भूमिका में यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो मूल ढांचे की संकल्पना है वो हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, और संविधान में वर्णित नहीं होने के बावजूद ये जो मूल ढांचे की संकल्पना है ये कैसे न्यायिक नवोन्मेष है, यानी न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है, इसको हमें दर्शाना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद पूछा है, भारत में मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास पर दृष्टिपात करते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कितने पार्ट हुए इस क्वेश्चन के, यदि एक पार्ट भी मिस हुआ तो नंबर गायब। तो सबसे पहले तो हमें भूमिका में यह स्पष्ट करना पड़ेगा, मूल ढांचे की संकल्पना हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से ये अस्तित्व में आई। विशेष तौर पे 1973 में केशवानंद भारतीवाद से ये मूल ढांचे की संकल्पना अस्तित्व में आई है। और मूल ढांचे की संकल्पना क्या है इसको भी हम भूमिका में 2-3 लाइन में लिख के स्पष्ट कर देंगे। यानी हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर का कंप्लीट हो जाता है यदि हम इतना कर देते हैं तो। सेकंड पार्ट में हमें इसका विकास दिखाना पड़ेगा। अब याद कीजिए, जो 5वां क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया था उसमें केवल विकास पे चर्चा करनी थी, तो हमने विकास को बहुत डिटेल से दिखाया। लेकिन इस क्वेश्चन में विकास को बहुत ज्यादा डिटेल से बताने का स्कोप नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 पार्ट है क्वेश्चंस के। तो हम विकास को एक ग्राफ के माध्यम से बता के आगे निकल सकते हैं आराम से। और तीसरा पार्ट होगा मूल ढांचे की संकल्पना की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इन विशेषताओं को हमें अच्छे से बताना होगा और फाइनली एक निष्कर्ष दे देना होगा। बात समझ में आई बच्चे? इस तरीके से इस क्वेश्चन के 3 पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता देंगे कि मूल ढांचे की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारतीवाद में 1973 में दी गई है। और मूल ढांचे की अवधारणा का मकसद संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों को सीमित करना था, ताकि जो हमारे संविधान के आधारभूत तत्व हैं, जो हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, संसद उनमें संशोधन ना कर पाए। यही तो लक्ष्य था मूल ढांचे की संकल्पना का। ठीक है, तो ये हमारा वो हो गया। यानी अब आप भूमिका में ही अगली लाइन लिख सकते हो, यानी जो हमारे संविधान की मूल ढांचे की संकल्पना है वो ना तो हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान में शामिल की गई थी और ना ही संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से लाई गई है ना। यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि जो मूल ढांचे की संकल्पना है वो एक न्यायिक नवोन्मेष है, यानी मूल ढांचे की संकल्पना न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से समाहित की गई है। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, बताइए मुझे। हो जाएगा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, दोनों चीजें, यानी भारतीय संविधान में स्पष्ट वर्णित नहीं होने के बावजूद मूल ढांचे की अवधारणा एक भारतीय न्यायिक नवोन्मेष है। इतना आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मैंने कल की क्लास में डिटेल से बताया था, आप एक ग्राफ के माध्यम से इतना लिख सकते हो। जब विकास है ना, मैं यही बोलती हूँ, पीपीटी में थोड़ा ग्राफ्स बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। जैसे जब ग्राफ बताओगे तो विकास में आप बता सकते हो, सबसे पहले शंकरी प्रसाद वाद आता है 1951 में, और ये कहा कि संसद 368 के तहत फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आप
जिक्र करोगे गोलकनाथवाद 1967 और क्या कह दिया, संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। और 368 यानी अर्थात जो संविधान संशोधन की प्रोसेस है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत भी संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 368 भी आर्टिकल 13 के तहत एक विधि ही है, एक विधि ही है। इसको अगर समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप 5th क्वेश्चन जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे मैंने डिटेल से समझाया है, या मूल ढांचे की संकल्पना में जाके आप अच्छे से देख सकते हो क्या तर्क दिए थे। मैं इसीलिए बोलती हूं कि क्लास में रेगुलर रहो, कंटिन्यू सुनो, एक क्वेश्चन दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, सारे आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि हाँ मैं आर्टिकल 13 और 368 का विवाद समझाऊंगी, मैं कल की क्लास में समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। यानी गोलकनाथवाद में ये कह दिया गया, उसके बाद आप बताओगे 24वां 25वां संशोधन लाया गया, ठीक है। इसमें एक एक लाइन बता सकते हो कि 24वें के द्वारा ये कहा गया संसद ने कि आर्टिकल 13 अलग है और आर्टिकल 368 अलग है। 25वें संशोधन द्वारा कह दिया गया कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C फंडामेंटल राइट पर अग्रता रखते हैं। आप इस ग्राफ में भी बता दोगे ना एग्जाम हॉल में तो काफी फर्क पड़ जाएगा। और इतना लंबा क्वेश्चन है, यदि आप इसको इस तरीके से भी निकल जाओगे कि शंकरी प्रसाद के इस निर्णय, मतलब बिल्कुल शॉर्ट करके भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, आपको बहुत डिटेल से लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो 24वां 25वां संशोधन आया, 24वें 25वें संविधान संशोधन के बाद फिर हम केशवानंद भारतीवाद देखते हैं, और इस केशवानंद भारतीवाद में ही बेसिकली मूलभूत ढांचे की संकल्पना दे दी कि संसद फंडामेंटल राइट में तो संशोधन कर सकती है लेकिन आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और फंडामेंटल राइट में भी जो संशोधन करेगी दोस्तों वो 368 की प्रक्रिया के द्वारा ही कर सकती है। ध्यान रखिएगा, विधि बना के संशोधन नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट में। इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यानी केशवानंद भारतीवाद हो गया, उसके बाद आप बता सकते हो भाई संसद 42वां संशोधन लाई, 42वें संशोधन द्वारा संसद ने अपने संविधान संशोधन करने की शक्ति को असीमित बताया और न्यायिक समीक्षा पे रोक लगा दी। यही तो हुआ था, कल की क्लास में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है, जाके सुन लेना। 5वां क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी। उसके बाद आता है आपका मिनर्वा मिल्सवाद, और मिनर्वा मिल्सवाद में क्या कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि एक तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है और न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का भाग है, अतः संसद इसमें संशोधन कर ही नहीं सकती। उसके बाद वामन राव मामला आता है 1981 में, और उसमें आधारभूत ढांचे की संकल्पना को मान लिया जाता है और यह कहा जाता है कि 24 अप्रैल 1973 यानी जिस दिन केशवानंद भारतीवाद आया था उसके बाद जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं सब पे आधारभूत ढांचे की संकल्पना लागू होगी। यानी कंक्लूजन क्या, संसद संशोधन तो कर सकती है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट में, लेकिन ये संशोधन विशेष तौर पे यदि हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये संशोधन 368 की प्रक्रिया के द्वारा ही होगा, विधि द्वारा नहीं होगा, और आधारभूत ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर पाएगी। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? यानी विकास बता दिया हमने, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। अगला हम बता देंगे मूल ढांचे की विशेषताएं, तो क्या क्या लागू है, तो हम बताएंगे कि भाई केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे की संकल्पना तो बता दी गई लेकिन इसको पूरी तरीके से व्याख्यायित नहीं किया गया। समय समय पे अलग अलग बातों को इस मूल ढांचे में शामिल किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, मतलब बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणराज्य, पंथ निरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण। बात समझ में आई? तो जो जो आपको लगभग 20 से ज्यादा विशेषताएं इस बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, अतः मूल ढांचा संसद की शक्तियों को सीमित, संविधान की पवित्रता
और भावना को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पे काम करता है। कर लोगे? अब एक बार आप इस बात को भी समझ लीजिए। देखो ये है एक डब्बा, इस पे लिखा है मूल ढांचा। मूल ढांचा का मतलब क्या? जो भी हमारे संविधान की ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें यदि संसद संशोधन कर देगी तो हमारे संविधान का जो ढांचा है, हमारे संविधान का जो दर्शन है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा। ऐसे मूल्यों को हमने इस मूल ढांचे में रख दिया और ये तय कर दिया न्यायपालिका ने कि भाई आप संशोधन कर सकते हो संविधान में, फंडामेंटल राइट में, हर जगह, लेकिन इस मूल ढांचे की तरफ आप देख भी नहीं सकते, आप इसमें संशोधन कर ही नहीं सकते। संसद बोली चुपके से 368 के तहत कर ले संशोधन। न्यायपालिका बोली यार मजाक चल रहा है संसद जी, नहीं कर सकते आप संशोधन। सोच के देखो ना, अगर संसद बहुमत में आ जाए, संसद में कोई पार्टी बहुमत में आ जाए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और कहे कि बहुत हो गया लोकतंत्र का खेला, खत्म करो इस लोकतंत्र को और तानाशाही लाओ, तो भाई लोकतंत्र को यदि प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाएं तो संसद के पास तो संविधान संशोधन की शक्ति है 368 के तहत, खत्म कर सकती है। लेकिन यदि संविधान के दर्शन को देखें तो यदि लोकतंत्र खत्म हो गया तो संविधान का तो सारा दर्शन ही खत्म हो गया। यदि पंथ निरपेक्षता खत्म हो गई तो दर्शन ही खत्म हो गया। यदि न्यायिक समीक्षा खत्म हो गई तो दर्शन ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की है। अब संसद उसमें संशोधन कर देगी कि भाई आप तो न्यायिक समीक्षा कर ही नहीं सकते, तो दर्शन खत्म हो गया ना भाई। संसदीय शासन प्रणाली खत्म हो गया तो दर्शन खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मूल ढांचे की संकल्पना हमारे संविधान का जो दर्शन है, जो सार है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको कहीं ना कहीं संरक्षित करने का काम करती है। बात समझ में आ गई बच्चे? एक बार मूल ढांचे की संकल्पना को सुन लेना अच्छे से, उसके बाद ये आंसर आपको लिखने में तनिक भी परेशानी नहीं होगी। बस ड्राफ्टिंग समझो। सबसे पहले आपने भूमिका में बता दिया कि ये न्यायिक नवोन्मेष है, ना तो संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा, ना संसद के द्वारा जोड़ा, बल्कि न्यायपालिका के निर्णयों के माध्यम से ये सिद्धांत सामने आया। उसके बाद आपने इसका विकास बता दिया और उसके बाद आपने इसकी विशेषताएं बता दी और फाइनली कंक्लूजन में बता दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल ढांचे की संकल्पना हमारे संविधान के दर्शन, उद्देश्यों को संरक्षित रखने में कहीं ना कहीं एक आधारभूत कारक के तौर पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना है। इसमें आप ग्राफ्स वगैरह का यूज कर सकते हो, जैसे विकास में आप ग्राफ के माध्यम से फटाफट बता सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मूल ढांचे से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से उसे डील करने में बेसिकली सक्षम होंगे। ठीक है, कल से हमारे मेनली दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। यदि आपको ये सीरीज सच में अच्छी लग रही है तो भर भर के कमेंट किया करो ताकि मोटिवेशन मिले मेहनत करने का। अगर सच में आपको लाभ मिल रहा है तभी करना, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं है बिल्कुल भी। वीडियो को लाइक जरूर करना, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो भाई, अपने कर्तव्य का पालन करो। इसके साथ ही चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो मुझसे। हाँ, पीडीएफ के लिए आपको जाना है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप सिस्टमैटिक तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 1.5 से 2 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, एक पूरे सिस्टम के साथ बंध के आपके साथ एक 10-15 लोगों की टीम जबरदस्त मेहनत करेगी। आप 1-1.5 साल जूझ के मेहनत करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में जुड़ सकते हैं। ये P2I जो बैच है इसकी शुरुआत होने जा रही है 11 अगस्त से। ध्यान रखिएगा, नया बैच आ रहा है 11 अगस्त से। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाना है, एडमिशन ले लेना है। एडमिशन लेने से पहले याद रखना कोड यूज करना है LD लाइव। ये मेरा कोड है ललिता दहिया लाइव, यानी LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ ये पूरा आपका पूरा जो बैच है ये मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 इयर्स की वैलिडिटी है दोस्तों। आप 2 साल तक कितनी भी बार वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, अपने कंसेप्ट्स को मजबूत बना सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी सुविधाएं इस बैच में हैं। कोड याद रखिएगा LD लाइव। यदि आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।